तो नीतीश कुमार की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो चुकी है। शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है ताकि नीतीश कुमार की ताजपोशी जल्द से जल्द हो सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि एनडीए शपथ ग्रहण में पूरी ताकत दिखाएगा। प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल होंगे, साथ ही एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों को भी इस पूरे शपथ ग्रहण में बुलाया जाएगा, जो कि पटना के गांधी मैदान में होगा। एक रिपोर्ट आइए आपको और दिखाते हैं। फिर आएंगे नीतीश कुमार, तैयारी है जोरदार। बिहार का राज, नीतीश के माथे सजेगा ताज। एनडीए की प्रचंड तैयारी, महागठबंधन में मारामारी। विराट जी, विराट जनादेश और विराट ताजपोशी की तैयारियों का दौर शुरू हो गया। बिहार की सत्ता में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार को लेकर पूरे चुनाव में कयासों का दौर चलता रहा कि बीजेपी उन्हें दोबारा सीएम नहीं बनाएगी, लेकिन पहले ही बीजेपी ने यह साफ कर दिया था कि सत्ता में लौटने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब यह भी साफ कर दिया गया था कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और हुआ भी ठीक वैसा ही। आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। एनडीए गठबंधन 160 के आसपास सीट जीत कर आएगा और जो बचा है वो सारा सब में बटेगा। यही वो मुहर थी जो ये बताने के लिए काफी थी कि एनडीए में सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। ना शक की कोई गुंजाइश थी और ना ही कोई मतभेद था। शायद इसी वजह से जनता ने एनडीए को ऐसा विराट जनादेश दिया और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगा दी। बिहार में आज से सरकार के गठन की कवायद का दौर तेज हो गया। एनडीए शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन की योजना पर काम कर रहा है। 18वीं विधानसभा के गठन से पहले कई संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसके लिए सबसे पहले चुनाव आयोग बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अंतिम परिणामों की जानकारी देगा, जिसके बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें वर्तमान 17वीं विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे, जिससे सरकार गठन के अगले चरण का रास्ता साफ हो जाएगा। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। वहीं पीएम मोदी का शेड्यूल तय होने के बाद 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बिहार चुनाव के नतीजों के बाद जनसुराज पार्टी के नेता तमाम सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने इसे एनडीए का खरीदा हुआ बहुमत बताया, तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने वर्ल्ड बैंक के पैसों में हेरफेर का आरोप नीतीश कुमार पर लगा दिया। देखिए क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हाथ लगी करारी हार के बाद जनसुराज नीतीश सरकार पर हमलावर है। एक तरफ पार्टी परिणाम को स्वीकार करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए को मिली बहुमत को खरीदा हुआ बता रही है। जनसुराज के प्रवक्ता पवन वर्मा ने कहा कि बिहार पर 4,06,000 करोड़ का कर्ज है, जिसकी हर रोज की ब्याज 63 करोड़ रुपए है। बिहार का खजाना खाली है। पवन वर्मा ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले महिलाओं को दी गई 10,000 रुपए की राशि को 21,000 करोड़ में से दी गई, जो वर्ल्ड बैंक से किसी दूसरी परियोजना के लिए आई थी। इस समय बिहार पे जो पब्लिक डेट है वो लगभग 4,06,000 करोड़ है। उसका प्रतिदिन पर डे इंटरेस्ट
ब्याज केवल 63 करोड़ प्रतिदिन है। तिजोरी खाली है। शायद गलत भी हो सकती है कि 21,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से आए थे किसी और प्रोजेक्ट के लिए। हालांकि पवन वर्मा इस आरोप के बाद अपने दावे पर शक भी जता रहे हैं। वर्मा ने कहा कि इस दावे के पीछे जुटाई गई जानकारी है जो गलत भी हो सकती है, और अगर ये गलत है तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। हमारे पास इसकी जानकारी है, अगर ये गलत है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, और सही है तो फिर सवाल उठता है कि ये कहां तक नैतिक है। हो सकता है कानूनी तौर पर आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ बिहार पे नहीं अप्लाई होता है। कल को पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में है, बीजेपी शासित प्रदेश में होंगे। आप वायदे करें और वो हाथ में कैश पकड़ा दें। अब आप मुझे बताइए, दोनों में अंतर तो है और दोनों का अलग तरह से वोटर पर प्रभाव पड़ेगा। जनसुराज के इन आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया। दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनसुराज खोखले दावे कर रही है, कोई तथ्य है तो सामने रखे, सरकार जवाब देगी। ये कहां से इन लोगों के पास आंकड़े आते हैं, कहां से इन लोगों को ये जानकारी मिलती है? ये आंकड़े हवाई बातें करना, अगर कोई तथ्य है तो सामने रखिए, उस पर सरकार जवाब देगी। चिराग ने तो दो टूक जवाब दे दिया, लेकिन जनसुराज में पवन वर्मा अकेले नहीं हैं जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इनसे पहले जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने एनडीए की जीत को खरीदा हुआ बहुमत बताया था। आरोप लगाया गया था कि करोड़ों खर्च कर वोट खरीदे गए। विश्व बैंक की परियोजना राशि का गलत इस्तेमाल हुआ है। ये प्रचंड बहुमत खरीदी हुई बहुमत है। सरकार ने 21 जून के बाद 40,000 करोड़ रुपए खजाने में से लुटा दिया इस मत को प्राप्त करने के लिए, और ये बिहार की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर देगी। अब सवाल है कि आखिर जनसुराज के इन दावों में कितना दम है और किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में इस बार कई दलों ने ऐसे दावे किए जो उन पर ही भारी पड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के उस बयान की जिसमें वो पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। नौगाम में धमाके के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों देशों को बेहतर रिश्ते बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं होगी, उससे तो कुछ नहीं निकला। ये दोनों मुल्क ताल्लुकात बेहतर कर सके, तो वही एक रास्ता है। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? हमारी इन्वेस्टिगेशंस में गलतियां हैं, कहीं ना कहीं तो हम फेल हो रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस में। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद एक तरफ लगातार खुलासे हो रहे हैं, आतंकवादियों से पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, तो दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था, कहा था कि दोनों देशों को बेहतर रिश्ते बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं होगी, उससे तो कुछ नहीं निकला और नतीजा नहीं निकला। हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सके। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान जम्मू कश्मीर के नौगाम में एक पुलिस थाने में हुए विस्फोट के बाद सामने आया। यह विस्फोट उस समय हुआ था जब एक पुलिस दल फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ लाल किला विस्फोट की जांच से जुड़े विस्फोटक पदार्थों की जांच कर रहा था। हालांकि फारूक अब्दुल्ला इस जांच पर ही सवाल उठाने लगे। हम लोगों की गलतियां हैं, जो इस चीज को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, इन एक्सप्लोसिव्स को कैसे हैंडल करना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी पहले, इसके बजाय कि हम उंगलियां डालने लगे जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसका नतीजा आपने देख लिया। बेगुनाह 9 लोगों की जान गई और कितना नुकसान,
बाकी लोगों का हुआ जिनके मकान वहां हैं। फारूक ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने का राग अलापा तो सियासी बयानों ने रफ्तार पकड़ ली। फारूक के बयान पर बीजेपी हमलावर दिखी और आतंकियों की भाषा बोलने का आरोप लगाया। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। थोड़ी सी इंतजार के बाद फौरन